हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा मित्र पर। आज की हमारी क्लास में हम चर्चा करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ स्पेशल और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर, जो कि पिछले कुछ समय से चर्चा में रहे हैं। करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं वो स्पेशली पॉलिटिकल साइंस से नेट जेआरएफ की एग्ज़ाम, इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड लेक्चर के एग्ज़ाम, आरएस मेंस एग्ज़ाम, इन एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल भी साबित होंगे। तो इसी कड़ी में हमने हमारी आज की जो क्लास है उसमें करंट अफेयर्स के राज्य व्यवस्था से संबंधित करंट अफेयर्स के दो टॉपिक्स को इसमें इंक्लूड किया है, जिसमें से हमारा पहला टॉपिक है राजभाषा अधिनियम और दूसरा हम यानी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, और दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा इसमें विरोध प्रदर्शन का अधिकार, मीन्स राइट टू प्रोटेस्ट। ये दोनों जो टॉपिक्स हैं वो राज्य व्यवस्था के करंट अफेयर्स के अंतर्गत हमने इसमें शामिल किए गए हैं। और ये जो करंट अफेयर्स की जो क्लासेज हैं ये मई 2020 से लेकर जनवरी 2021 के बीच के करंट अफेयर्स की क्लासेज रहेंगी। तो हम शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास का पहले टॉपिक को। तो हमारा पहला टॉपिक है राजभाषा अधिनियम। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये जो अधिनियम है राजभाषा अधिनियम, ये वर्तमान में चर्चा में किस वजह से आ गया। क्या ऐसा कारण रहे कि वर्तमान में इसे हमने करंट अफेयर्स के टॉपिक में इसे शामिल किया है। तो देखिए, हाल ही में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने शासन में यानी गवर्नेंस में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करने के लिए सरकार को जो राजभाषा अधिनियम है इसमें संशोधन करने की सलाह दी थी। ये सलाह किसने दी? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने, यानी जो भारत के जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ये सलाह दी है कि आप राजभाषा अधिनियम 1963 में संशोधन कीजिए और उसमें हिंदी और अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं को भी इसमें शामिल कीजिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो राजभाषा अधिनियम है ये क्या है। तो राजभाषा अधिनियम यानी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, ये क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो इसमें आगे 1963 दिया हुआ, जिससे ये जो ये प्रदर्शित करता है कि ये 1963 में इसे अधिनियमित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि ये ऐसी भाषाएं प्रदान करेगा जिसका उपयोग संघ के जो आधिकारिक प्रयोजन हैं, इसके अलावा संसद में कार्य का संचालन, केंद्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों की भाषा के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। यानी ऐसी भाषाओं का निर्माण ऐसी भाषाओं का विकास करना, उनका प्रदान करना जो कि इन कार्यों के अंदर प्रयोग में ली जा सके। इस अधिनियम के अनुसार कुछ निश्चित उद्देश्यों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों के अंदर उनका उपयोग किया जाएगा। जैसे कि कौन से ऐसे उद्देश्य कौन से होंगे? जैसे संकल्प हो गया, नियम, सामान्य आदेश हैं, अधिसूचनाएं हैं, प्रेस विज्ञप्तियां हैं, इसके अलावा प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट है, अनुज्ञा पत्र हैं, निविदा प्रारूप हैं। इन सभी को हिंदी और अंग्रेजी दोनों इन सभी के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों का उपयोग किया जाएगा। यह इस अधिनियम के अंतर्गत बताया गया था। तो ये इसके अंदर बताया गया। अब हम बात कर लेते हैं राजभाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। तो सबसे पहली बात तो हम ये जान लेते हैं कि जो भारतीय संविधान का भाग 17 के अंदर जो अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 तक राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद दिए गए, यानी इनमें राजभाषा के संबंधित प्रावधान इसमें दिए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, उसमें 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। 8वीं अनुसूची संविधान की, जिसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। और ये भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो हम एक बार इन भाषाओं के नाम पर गौर कर लेते हैं। जैसे असमिया है, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, संस्कृत, और इसके अलावा सिंधी, हिंदी, मैथिली और गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, ये जो भाषाएं हैं इनको इसमें शामिल किया गया। 22 भाषाएं इन्हें इसमें 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अब इन 22 में से जो 14 भाषाएं हैं, उन 14 भाषाओं को देखिए, ध्यान देने की बात है, जो 22 भाषाएं हैं इनमें से जो 14 भाषाएं हैं, उन 14 भाषाओं को तो मूल संविधान में ही शामिल कर लिया गया था।
अब इसके अलावा बच गई 8 भाषाएं। तो 8 भाषाओं में से जो अंतिम जो 4 भाषाएं हैं, जिनमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली हैं, इन्हें 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इनको संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल किया गया था। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 किया गया और इसके द्वारा 4 भाषाओं को संविधान के जो 8वीं अनुसूची है उसमें जोड़ा गया। और ये 4 भाषाएं कौन कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 4 भाषाएं हैं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और इनको कब जोड़ा गया, इनको वर्ष 2003 में जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन से, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 343(1) के बारे में। तो देखिए अनुच्छेद 343(1) के अंदर क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो हिंदी है वो संघ की राजभाषा होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। यानी देवनागरी लिपि में जो हिंदी है उसे संघ की राजभाषा माना गया है। दूसरा है, अगला जो अनुच्छेद है हमारा 343(3). अनुच्छेद 343(3) के अनुसार संघ के जो प्रशासकीय जो प्रयोजन हैं उनके लिए संविधान के प्रारंभ होने की तिथि के 15 वर्ष बाद में, यानी कि संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में हमारा भारत का संविधान लागू हो गया था। आपको सभी को मालूम है 26 जनवरी 1950 ये हमारे भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि है। और इसके ठीक 15 वर्ष के बाद में, यानी कि जो 25 जनवरी 1965 को, 25 जनवरी 1965 की अवधि के बाद में संसद विधि के द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का उपयोग उपबंधित कर सकती है। ये इसके अंदर बताया गया है अनुच्छेद 343(3) में। इसके बाद में जो अगला अनुच्छेद आता है वो आता है अनुच्छेद 344(1). क्या है 344(1) के अंदर, इसके अंदर ये उपबंध किया गया है कि जो संविधान के प्रारंभ होने से 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा। कौन से आयोग का गठन करेगा, वो होगा राजभाषा आयोग, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 344(1) में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ होने के बाद में 5 वर्ष के बाद में राष्ट्रपति का कार्य क्या होगा, एक राजभाषा आयोग का गठन करना। इसके बाद में अगला अनुच्छेद आता है जो राजभाषा से संबंधित है, वो है अनुच्छेद 348। अनुच्छेद 348 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, एक तो सुप्रीम कोर्ट और दूसरा है जो सभी अन्य जो राज्यों के हाई कोर्ट है, जितने भी हाई कोर्ट हैं, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जितने भी हैं उन सभी के अंदर जो कार्रवाई हैं वो अंग्रेजी भाषा में की जाएंगी। इनकी सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की जो कार्रवाई हैं, सारी जो कार्रवाई हैं वो अंग्रेजी भाषा में होंगी। और ये तब तक अंग्रेजी भाषा में इनकी कार्रवाई की जाएंगी जब तक इस संसद विधि द्वारा कोई उपबंध नहीं बना देती है। यानी जब तक संसद विधि द्वारा कोई उपबंध नहीं बनाती है तब तक इनमें सारी कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में ही की जाएंगी। अनुच्छेद 351, इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें बताया गया है कि जो संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे, उसका विकास करे और भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। यानी जो हिंदी का जो विकास करना, उसका प्रचार प्रसार करना और उसे जो भारतीय संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, इस अनुच्छेद 351 के तहत यह संघ का कर्तव्य बताया गया है। यानी हमारे भारत जो राज्य है उसका कर्तव्य होगा। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय भाषा संस्थान के बारे में। सबसे पहले हम भारतीय भाषा संस्थान के बारे में बात करते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज। तो देखिए सबसे पहली बात, यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक कार्यालय है। शिक्षा मंत्रालय के तहत अधीनस्थ कार्यालय है ये भारतीय भाषा संस्थान। इसकी स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी। 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके जो उद्देश्य है उनकी बात करते हैं तो भारतीय भाषाओं के विकास के लिए समन्वय स्थापित करना इसका उद्देश्य है। इसका अगला उद्देश्य है जो ऐसी भाषाएं जो कम बोली जाती हैं या अल्पसंख्यक या जनजातीय भाषाएं हैं उनका संरक्षण करना और उनका प्रलेखन करना। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में गैर भाषी स्थानीय लोगों के मध्य 15 से अधिक भाषाओं का प्रसार करके भाषाई सामंजस्य स्थापित करना भी इसका उद्देश्य है। और इसके उद्देश्य क्या है, भाषा के विषय में केंद्र और राज्य सरकारों को परामर्श देना।
तो ये इसके उद्देश्य हैं। इसके अलावा जो CIIL है वह कई अन्य कार्यक्रमों का भी संचालन करता है, जैसे कि भारतीय भाषाओं का विकास, क्षेत्रीय भाषा के और क्षेत्रीय भाषा केंद्रों का निर्माण करना, इसके अलावा राष्ट्रीय परीक्षण सेवा आदि का कार्य भी ये करता है। आगे हम बात करते हैं राजभाषा आयोग की, जिसके बारे में हमने बात की थी कि राष्ट्रपति एक आयोग की स्थापना करेगा। तो देखिए, अनुच्छेद 344 है, उसके अंदर राजभाषा आयोग का के बारे में बताया गया है। उसमें बताया गया है कि जैसे हमने पढ़ा था भी कि संविधान प्रारंभ होने के 5 साल बाद तक, 5 वर्ष बाद या 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा। तो वो आयोग कौन सा होगा? वो आयोग होगा राजभाषा आयोग। तो संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर और इसके बाद में ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा, जो एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट जो विभिन्न भाषाएं हैं उनका प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा, जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे और आदेश में आयोग के द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी। यानी कि राष्ट्रपति क्या करेगा? अनुच्छेद 344(1) के अनुसार एक आदेश निकालेगा और उस आदेश के माध्यम से एक आयोग का गठन किया जाएगा। और उस आयोग में सदस्य कौन होंगे? उस आयोग के अंदर सदस्य होंगे एक तो अध्यक्ष, एक तो कौन होगा? अध्यक्ष होगा। और इसके अलावा संविधान के जो 8वीं अनुसूची है उसमें जितनी भी भाषाएं सम्मिलित की गई हैं, उस समय 14 थी, अब वर्तमान में 22 हैं। तो जितनी भी भाषाएं सम्मिलित की गई हैं उन सभी भाषाओं के प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य, अगर 14 भाषाएं थी उस समय तो सदस्य कितने होंगे? 14। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 22 भाषाएं हैं, इसलिए इसमें सदस्य कितने होंगे? 22 होंगे। तो 22 सदस्यों को इसके अंदर शामिल किया जाएगा। ये 22 सदस्य होंगे और ये आदेश के द्वारा मतलब इनकी राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेगा और इसके द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया भी इसके द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा ही निश्चित की जाएगी। ये कौन सी प्रक्रिया पर कार्य करेगा? यह है राजभाषा आयोग। अब हम बात करते हैं राजभाषा आयोग के कर्तव्यों की। ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के कर्तव्य क्या होंगे? तो देखिए, इसका एक तो कर्तव्य ये होगा कि संघ के शासकीय प्रयोजन, जो शासकीय प्रयोजन हैं उनके लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग की जो सिफारिश करे, यानी हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया जाए, इसका प्रचार प्रसार किया जाए, इसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग की सिफारिश ये करेगा। कौन करेगा? राजभाषा आयोग। इसके अलावा इसका दूसरा कार्य है संघ के जो सभी या कोई भी जो शासकीय प्रयोजन है उनके लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधन की सिफारिश करेगा। और क्या करेगा? इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 348 के अंतर्गत जो जितने भी प्रयोजन हैं उनके लिए प्रयोग की जाने वाली जो भाषा है उसके बारे में भी यह सिफारिश करेगा। अब अनुच्छेद 348 हमने अभी पढ़ा था, जिसमें बताया गया था कि जो जितने भी हाई कोर्ट्स हैं देश के या सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट और उसके अलावा देश के जितने भी जो हाई कोर्ट्स हैं उनके अंदर जितनी भी कार्रवाई होती है वो अंग्रेजी भाषा में होंगी, जब तक कि संसद विधि द्वारा कोई अन्यथा उपबंध नहीं करती है तब तक अंग्रेजी भाषा में ही वहाँ उसमें कार्य किया जाएगा। तो इसके लिए भी जो भाषा है उसका चयन करना और उसकी सिफारिश करना भी राजभाषा आयोग का कार्य होगा। संघ के किसी एक या अधिक निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों का रूप, जो अंक हैं जो जैसे हमने लिखा है 1, 2, ये जो अंक होते हैं, तो इन अंकों का स्वरूप कैसा होगा? ये अंतर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग किया जाएगा या फिर हिंदी के देवनागरी अंकों का प्रयोग किया जाएगा, तो इसके बाद या अन्य किसी भाषा के अंकों का प्रयोग किया जाएगा। इसके बारे में राजभाषा आयोग क्या करेगा? सिफारिश करेगा। इसका अगला कर्तव्य होगा कि संघ की जो राजभाषा है, संघ और राज्य के बीच या जो एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्र आदि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति के द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए अन्य विषय पर भी यह सिफारिश करेगा। साथ ही इसमें यह उल्लेख किया गया है कि एक ऐसी समिति का गठन किया जाएगा। देखिए, एक समिति का गठन होगा, ध्यान समझना, समिति कैसी होगी? इसमें कुल होंगे 30 सदस्य, जिसमें लोकसभा के तो कितने सदस्य होंगे? 20, और जो राज्यसभा है उसके सदस्यों की संख्या होंगी, उसमें से लिए जाएंगे
10 सदस्य। तो इस तरह से 10 और 20 मिलाकर 30 सदस्य हो गए। अभी जो लोकसभा के जो 20 सदस्य हैं, वो लोकसभा के ही जितने भी 543 सदस्य हैं उनके द्वारा चुने जाएंगे, और राज्यसभा से लिए जाने वाले जो 10 सदस्य हैं वो राज्यसभा के सभी सदस्यों के द्वारा चुने जाएंगे। और इनका जो निर्वाचन होगा वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। और ये जो समिति जो निर्मित होगी, इसका कार्य क्या होगा? इसका ये कर्तव्य होगा कि वह आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को उन जो सिफारिशों पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे। तो ये इसके कार्य होंगे। तो हमारा ये जो पहला टॉपिक है वो तो कंप्लीट हो गया है। अगला हमने जो टॉपिक लिया है जो है विरोध प्रदर्शन का अधिकार। पहली बात तो हम ये देख लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है, वर्तमान में क्यों चर्चित है, हमने इसे क्यों अपने जो करंट अफेयर्स की क्लास है उसमें शामिल किया है। तो देखिए, कुछ समय पहले जो नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित किया गया था, और इसके विरुद्ध दिल्ली के शाहीन बाग के अंदर जो विरोध प्रदर्शन हुए, वहाँ पर जो लोगों ने सड़कों को जाम कर दिया, लोगों के आवाजाही को रोक दिया, लोगों को काफ़ी परेशानी हुई थी। और वर्तमान में हम बात करें तो ये तो पिछले साल की बात है, और वर्तमान में हम देखें तो इस समय किसानों ने, जिसमें विशेषकर पंजाब और जो हरियाणा के जो किसान हैं, उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा जो अभी हाल ही में कृषि कानून पारित किए गए हैं, कृषि बिल पारित किए गए हैं, उन बिलों के विरुद्ध ये लोग किसान जो हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं, विरोध कर रहे हैं सरकार का। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए विरोध प्रदर्शन प्रदर्शन का जो अधिकार है वो चर्चित हो गया है कि क्या यह उचित है, इसकी क्या सीमाएं हैं, क्या इन विरोध का अधिकार सभी को दिया गया है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, उच्चतम न्यायालय ने जो CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके विरुद्ध जो विरोध प्रदर्शन हुए थे, उनके विरुद्ध एक याचिका दायर की गई थी जिसकी सुनवाई के दौरान जिसकी सुनवाई की गई थी। और ये याचिका किसके विरुद्ध थी? दिल्ली का जो शाहीन बाग था उसमें सड़क अवरुद्ध करने के खिलाफ ये याचिका दायर की गई थी। और इस याचिका के अंदर जो विरोध प्रदर्शन का अधिकार है उस बनाम आवाजाही के अधिकार, इस संबंध में निर्णय दिया गया था। यानी कि शाहीन बाग के अंदर कुछ लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने सरकार के जो द्वारा जो CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो पारित किया गया था उसके विरुद्ध उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शित किया। लेकिन उन्होंने अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान वहाँ की जो शाहीन बाग के अंदर जो मुख्य सड़क थी, मुख्य मार्ग था, उसे अवरुद्ध कर दिया। तो जिससे लोगों की आवाजाही क्या हो गई? बाधित हो गई। तो इस तरह से अब लोगों के लिए आवाजाही का अधिकार है। देश में अबाध रूप से देश के किसी भी भाग में घूमने आने जाने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान हमें प्रोवाइड कराता है, हमें देता है सभी को। तो इस अधिकार से वंचित, मतलब विरोध प्रदर्शन का अधिकार हो रहा है, तो उस अधिकार की वजह से अन्य लोगों के जो आवाजाही का जो अधिकार है वो उससे वंचित हो रहे थे। तो ये इसके अंदर निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिया था। अब देखिए, इसके अलावा एक अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि जो किसान हैं उन्हें अपने जो सर्वथा उचित जो है विरोध प्रदर्शन है उसको तब तक जारी रखने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है जब तक कि उन्हें प्रतीत होता है कि वे 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को लेकर सहमत नहीं है। यानी किसान जो हैं वो अपने विरोध प्रदर्शन को जारी रख सकते हैं, उन्हें संवैधानिक अधिकार है, वो अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो कर सकते हैं। किसके विरुद्ध? जो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जो 3 विवादास्पद कृषि कानून जो पारित किए गए हैं उनके विरुद्ध उन्हें विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, और ये अधिकार उन्हें संविधान के द्वारा दिया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो विरोध प्रदर्शन है, अगर वो विरोध प्रदर्शन हिंसा में परिवर्तित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में यह अधिकार आपको प्राप्त नहीं होगा, यह अधिकार आपसे वापस ले लिया जाएगा। अब विरोध प्रदर्शन के जो संवैधानिक अधिकार कहाँ से प्राप्त होते हैं कि हमें संविधान के कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो हमें ये अधिकार प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले देखिए अनुच्छेद 19(1)(a),
जिसके अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। साथ ही धरना देने, प्रदर्शन करने का अधिकार भी इसमें शामिल किया गया है। लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें हड़ताल करने का जो अधिकार है वो शामिल नहीं है। अनुच्छेद 19(1) क्या कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में जितने भी व्यक्ति हैं, उन्हें अपनी जो विचार व्यक्त करने का, अपनी बात रखने का, और वो भी लिखित या मौखिक किसी भी प्रकार से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है, मत देने का अधिकार है, समर्थन करने का अधिकार है। तो ये जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19(1) के तहत हमें दिए गए हैं। ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा उसमें धरना प्रदर्शन करने का अधिकार भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। अनुच्छेद 19(1)(b), इसमें क्या कहा गया है? अनुच्छेद 19(1)(b) में कहा गया है कि जो सभी नागरिक हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से और निशस्त्र होकर, यानी बिना अस्त्र शस्त्रों के, उन्हें किसी प्रकार की जो सभा या सम्मेलन करने का उन्हें अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(b) के द्वारा। यानी सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन उसमें शस्त्र नहीं होने चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से वो इस प्रकार की सभा सम्मेलन कर सकते हैं। तो ये दो अधिकार हैं जो विरोध प्रदर्शन का अधिकार दे रहे हैं, सभा सम्मेलन करने का अधिकार दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं इन पर प्रतिबंध। तो जो अनुच्छेद 19(1)(a) है, अनुच्छेद 19(1)(a), वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इसके अलावा धरना देने या प्रदर्शन करने का जो अधिकार जो दिया गया है, उस पर प्रतिबंध कहाँ से लगेंगे? तो देखिए, अनुच्छेद 19(2) है। अनुच्छेद 19(2) राज्य को यह शक्ति देता है कि वह अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत दिए गए जितने भी अधिकार हैं उन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। दूसरा, अनुच्छेद 19(3) जो भारत राज्य है, संघ है, उसे यह शक्ति प्रदान करता है कि वह अनुच्छेद 19(1)(b) के अंदर जो भी अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि शांतिपूर्ण तरीके से निशस्त्र होकर सभा सम्मेलन करने का जो अधिकार है, इस अधिकार पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किसके द्वारा? अनुच्छेद 19(3) के द्वारा। यह शक्ति किसको दी गई है? यह राज्य को यह शक्ति प्रदान की गई है। अर्थात अगर ऐसी स्थिति का निर्माण होता है कि राज्य को लगता है कि इन अधिकारों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, तो वह अनुच्छेद 19(2) और अनुच्छेद 19(3) के तहत उन पर प्रतिबंध लगा सकता है। इसके बाद में बात करते हैं हेट स्पीच के बारे में। तो देखिए, हाल ही में अमीश देवगन बनाम भारत संघ वाद हुआ, जिसके अंदर उच्चतम न्यायालय ने यह निर्दिष्ट किया कि जो घृणावाक यानी हेट स्पीच है, वो वस्तुतः जो बहुलता यानी जो बहुसंख्यक है उनके प्रति प्रतिबद्ध एक राज व्यवस्था में समता के अधिकार को हानि पहुंचाती है। यानी हेट स्पीच जो है वो समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है। हेट स्पीच क्या है? हेट स्पीच को हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, हेट स्पीच और फ्री स्पीच ये दो चीज़ें हैं। फ्री स्पीच क्या होता है कि फ्री स्पीच के अंतर्गत आप जो सरकारी नीतियां हैं उन पर टिप्पणी कर सकते हैं। सरकारी नीतियां, सरकार जो भी नीतियों का निर्माण करती है उनके बारे में आप अपनी राय रख सकते हैं, उन पर टिप्पणी कर सकते हैं, उनका पक्ष ले सकते हैं, या फिर आप उनकी आलोचना भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आलोचना नहीं कर सकते, आपको आलोचना करने का अधिकार भी आपको इसमें दिया गया है। तो ये कहलाता है फ्री स्पीच, यानी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन हेट स्पीच ये बिल्कुल अलग चीज़ आती है। हेट स्पीच में क्या होता है, कोई समुदाय विशेष है जिसको लक्ष्य बना करके, जिसको टारगेट करके उसके विरुद्ध घृणा फैलाई जाए, घृणा का निर्माण किया जाए, उसका प्रचार किया जाए, घृणा का प्रचार किया जाए, तो वो क्या कहलाती है? हेट स्पीच कहलाती है। तो संविधान के अंदर फ्री स्पीच तो हमें का अधिकार हमें दिया गया है, लेकिन हेट स्पीच का अधिकार हमें नहीं दिया गया है। हेट स्पीच किसी भी समुदाय के विरुद्ध, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक समुदाय हो, किसी भी समुदाय के द्वारा किसी अन्य समुदाय के विरुद्ध या किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध इस प्रकार की हेट स्पीच नहीं जारी की जा सकती। तो देखिए, अब भारत में सबसे पहली बात तो जो हेट स्पीच है उसको किसी भी कानून के तहत परिभाषित नहीं किया गया। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो हेट स्पीच को परिभाषित करता है। लेकिन इससे निपटने के लिए भारतीय सरकारें क्या करती हैं? इससे निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड IPC
आईपीसी की जो धाराएं हैं, जैसे 153 ए, धारा 153 ए, इसके अलावा धारा 295, इन धाराओं का प्रयोग किया जाता है जिससे कि हेट स्पीच के मामलों से निपटा जा सके। तो इस तरह से आज की हमारी करंट अफेयर्स के जो क्लास के जो दोनों टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, और उम्मीद है आपको इनमें से काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और अगर आपको कुछ इसमें समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से हमें रख सकते हैं, अपनी समस्याएं हमें बता सकते हैं, या आप ये भी बता सकते हैं हम अपनी वीडियो में किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं। क्या ऐसे जो आपके रिकमेंडेशंस हैं जो कि इस वीडियो के लिए आप चाहते हैं जो इसमें लागू की जाए, तो आप उनके लिए भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की हमारी क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।